दिव्या के साथ रहा करती थी। कल्याणी के पति का काफी समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद से कल्याणी भीख मांगकर खाने को मजबूर थी। कल्याणी हमेशा की तरह आज भी अपनी 8 साल की बेटी के साथ हाईवे के किनारे बैठकर भीख मांग रही होती है। बेटा, मेरा हमेशा से सपना था कि तुझे पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाऊं, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। तेरे पिता के जाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझे भीख मांगकर खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता न करो। आपकी ये बेटी जरूर बड़ी होकर बड़ा नाम बनाएगी और आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे, ये वादा रहा। मेरी बच्ची, कितनी समझदार हो चुकी है तू। कल्याणी हर रोज सुबह अपनी बेटी के साथ हाईवे के किनारे जाकर बैठ जाती और आने जाने वाले लोग कल्याणी और उसकी बेटी पर तरस खाकर उसे कुछ पैसे दे दिया करते। ऐसे पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, लेकिन एक रोज कल्याणी अपनी बेटी के साथ हाईवे के किनारे बैठी होती है और दिव्या खेल रही होती है। बेटा दिव्या, कितनी बार कहा है वो बॉल सड़क पर मत फेंको, कोई गाड़ी आएगी तो बॉल कुचल देगी। मैंने उधर जानबूझकर नहीं फेंका, वो खुद चली गई है माँ। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं दिव्या, मैं तुझे दूसरी बॉल दिला दूंगी। मत जा, सामने से गाड़ी आ रही है। दिव्या, मैं कहती हूँ रुक जा। इतना कहकर जैसे ही कल्याणी अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, दोनों माँ बेटी एक ही गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और उसी वक्त दोनों की मौत हो जाती है। गाड़ी वाला जब अपने कार के नीचे 2 लोगों को कुचला हुआ देखता है तो वो भी वहां से फरार हो जाता है। वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और उसके बाद वहां पुलिस आ जाती है। इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इस हादसे के करीब कई सालों बाद। अरे अमन की माँ, सुनती हो? कब से तुमसे खाना मांग रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे खा भी नहीं दे रही हो। अरे ला ही तो रही हो खाना, कितना चिल्लाते हो तुम। इतना कहने के बाद सुलोचना अपने पति को खाना लाकर दे देती है। महेश भी खाना खाते हुए अपने बेटे अमन के बारे में सुलोचना से पूछने लगता है। अरे भाग्यवान, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो वो घर से फरार रहता है। कितनी बार कहा है उसे समझाया करो। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने गया होगा या गुल्ली डंडा खेलने गया होगा, यही काम है उसका। एक लौता है तो तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया है। कितनी बार कहा है उसे समझाया बुझाया करो। उसका बाप अमीर नहीं है, बल्कि एक गरीब ही है जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है, और वो खुद भी कितनी मिन्नतों के बाद हुआ है। अब तुम्हारा बेटा है तो जिद्दी तो होगा ही ना तुम्हारी तरह। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने बेटे को खुद संभालो। मैं घर संभालूं या तुम्हारा बेटा? महेश इतना कहकर अपने काम पर निकल जाता है। अब अगली रोज एक और हादसा गांव के कुछ दूरी पर जाने वाले हाईवे पर होता है और ये लगातार कई महीनों से हो रहा था, जहां हाईवे पर गांव के लोग या फिर शहर से जाने वाले लोगों की लाश मिल रही थी। अरे महेश काका, आज भी हाईवे पर एक लड़के की लाश मिली है। ना जाने ये मौत क्यों हो रही है। हाँ, मुझे भी सुनने को मिला है, और ये सिलसिला तो काफी समय से चल रहा है। गांव वालों को बस कुछ महीनों से यही सब देखने को मिल रहा है। हाँ, सही कह रहे हो काका। गांव के लोग ना सही तो शहर के लोग भी उसी हाईवे पर मरे हुए मिलते हैं। ना जाने कौन मारकर फेंक जाता है। ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल का साया है उस हाईवे पर। एकदम पते की बात कही है काकी आपने। अब हाईवे तो है, भूत प्रेत लोगों को मारे या कोई राह चलता गाड़ी वाला किसी को उड़ाकर चला जाए, किसे पता लगेगा। दिन ब दिन हाईवे पर गांव वालों को मौत की खबर सुनने को मिला करती। अब गांव वालों के लिए तो ये आम बात हो गई थी और गांव वाले इन सब बातों में इतनी दिलचस्पी भी नहीं ले रहे थे। वहीं एक रोज देर शाम तक जब अमन घर नहीं आता तो सुलोचना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी महेश काम से लौटता है और अपनी पत्नी सुलोचना को परेशान देखकर सुलोचना से कहता है, क्या बात है भाग्यवान, आज तुम मेरा इंतजार कर रही हो, वो भी इतना परेशान चेहरा लेकर। सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल भी नहीं, सुबह से अमन घर नहीं आया है, न ही उसका फोन लग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चला गया। उसके दोस्तों से भी पूछा ही, पूरा गांव ढूंढा ही, लेकिन वो कहीं नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे ये लड़का भी ना जाने कहाँ चला गया है। महेश जैसे ही अमन को ढूंढने जा ही रहा होता है, तभी सामने से गांव वाले अमन को कंधे पर लादे लेकर आते हैं और उसे नीचे रख देते हैं। अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। दरअसल उसकी लाश गांव वालों को हाईवे पर मिली थी और वो उसे घर लेकर आते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? ये सब किसने किया? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। गोपाल, ये बोलता क्यों नहीं? किसने किया मेरे बेटे के साथ ये सब, और कहां से उठाकर लाया है तू इसे इस हाल में? ये बोलता क्यों नहीं? अमन बेटा, अपने पिता से बात तो कर। हिम्मत रखिए महेश काका, इसे हम हाईवे से उठाकर लाए हैं।
मुझे पप्पू ने आकर बताया कि अमन की लाश हाईवे पर पड़ी हुई है और वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो मैं और लोगों के साथ हाईवे गया और इसे लेकर आया हूँ। महेश और सुलोचना दोनों ही अपने इकलौते बेटे के जाने के बाद टूट जाते हैं। सुलोचना काफी बीमार रहने लगती है और महेश अब अपने बेटे की मौत की छानबीन करने लगता है कि आखिर उसे किसने मारा। इस बात को करीब करीब महीने बीत जाते हैं और एक रोज महेश हाईवे पर पहुंचता है। देर रात वो हाईवे पर लोगों को लेकर आता जाता है। तभी उसे दूर एक छोटी सी बच्ची और एक औरत भीख मांगते हुए नजर आते हैं। महेश इधर उधर देखने लगता है और जब वो उस औरत की तरफ देखता है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता। उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो तांत्रिक का सहारा लेता है। तांत्रिक बाबा, बहुत परेशानी में हूँ मैं। अपने इकलौते बेटे को खो दिया है और कुछ दिनों से जब मैं हाईवे पर जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ अजीब अजीब बुरी शक्ति दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हो ना हो ये किसी बुरी शक्ति का ही काम हो सकता है। ठीक है, इसका भी पता लग जाएगा। तुम चिंता ना करो। कल तुम रात के 12 बजे यहाँ उपस्थित रहना। मैं उसका पता जरूर लगा लूंगा जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। अब अगले ही दिन महेश खाना पीना खाकर रात के वक्त तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक भी पूजा पाठ अनुष्ठान करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि महेश के बेटे अमन की मौत कैसे हुई। कुछ देर में उसे पता चल जाता है कि अमन को एक बुरी शक्ति ने मारा है और वो उस बुरी शक्ति को अब अपने पास बुलाने लगता है। और कुछ देर बाद एक बुरी शक्ति वहां प्रकट होती है जो अपनी बेटी के साथ थी। महेश उस चुड़ैल और उसकी बेटी को देखकर हैरान रह जाता है। क्यों मारा? ये तो खुद इसे क्यों नहीं पूछ लेते? जरा इसे देखकर तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है मुझे देखकर? कुछ सालों पहले हाईवे पर मेरी गाड़ी के सामने एक औरत और एक बच्ची अचानक सामने आ गए थे, जिसके बाद मैंने जब तक ब्रेक लगाया वो दोनों मेरी कार से कुचले जा चुके थे। इसका मतलब कि तुम्हारे हाथों घोर पाप हुआ है जिसका अंजाम तुम अपने बेटे को खोकर भुगत रहे हो। उस दिन मैं अपने दोस्तों के घर से लौट रहा था। मैंने काफी नशा कर रखा था। मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मेरे दोस्तों ने मना भी किया कि मैं गाड़ी ना चलाऊं। फिर भी तू गाड़ी चलाकर बिना किसी की जान की परवाह किए अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल चुका था। हाँ, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे ढंग से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक मेरे सामने बच्ची आती है और उसके बाद उसकी माँ। जब तक मैं ब्रेक लगाता तब तक वो दोनों ही मेरी गाड़ी के नीचे आ चुके थे और जब मैंने आगे गाड़ी रोकी तो वो दोनों उसी वक्त मर चुके थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पीछे से आ रही गाड़ियां रुक चुकी थी और लोग मुझे उसी वक्त मार डालते अगर मैं अपनी गलती कबूल कर लेता तो। लेकिन तुम्हें इसके लिए माफी तो मांगनी चाहिए थी। तुमने माफी क्यों नहीं मांगी? मुझे क्या पता था इतने सालों बाद ये सारी चीजें लौट कर आएंगी। भगवान, मुझसे गलती हुई तो थी, लेकिन मेरे बेटे को छीन कर मुझे इतना बड़ा दुख देने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें आज अपने बच्चे को खोने का दर्द पता चल रहा है। इस तरह मुझे भी अपने बच्चे को खोने का दर्द उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी और मैंने जब उसे बचाना चाहा तो तुमने मुझे भी कुचल दिया। कुछ दिनों पहले वो वही कार लेकर घूम रहा था जिससे तुमने हम दोनों माँ बेटी को कुचला था। जब मैंने उसका पीछा किया तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और अक्सर ही वो गाड़ी मुझे हाईवे पर नजर आ जाया करती। एक रोज मैं भीख मांग रही थी और तुम्हारा बेटा गाड़ी से निकलकर मुझे भीख देने आया। उस वक्त मैंने उसे मार डाला और मेरा सालों पुराना बदला पूरा हुआ। महेश को अब अपने किए का पछतावा आज हो रहा था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसकी इतनी गलती थी कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और सामने कल्याणी और उसकी बेटी आ गए थे।